साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी के लिए हम जो पाठ्यक्रम चला रहे हैं, उस कड़ी में आधुनिक उपभाषाएँ, भाषा और उनकी उपभाषाएँ तथा उनके बोलियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस कड़ी में इसके पहले हमने सिंधी, लहंदा और पंजाबी पढ़ाया है। अब आगे हम आज का जो प्रकरण है, आज का जो प्रकरण है, इसमें हमने गुजराती को चुना है। तो आज ज़्यादा इससे प्रश्न वश्न बनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितना ज़रूरत है उतना हम बता दे रहे हैं। तो गुजराती को हमने पहले ही बताया, यह सौरसेनी अपभ्रंश से भी इसका भी विकास हुआ है। तो सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। इसमें यह गुजराती जो है, यह नागर भ्रंश से इसकी, यानी कि नागर सौरसेनी भ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आइए आइए आगे बढ़ते हैं। गुजराती, तो गुजराती का संबंध गुजरात से है। यह वहाँ की जो गुर्जर जातियाँ हैं, उनसे इसकी उत्पत्ति हुई है गुजराती की, जैसा कि मिलता है इतिहास में। इसके अलावा और भी बहुत तर्क हो सकते हैं गुजराती के, लेकिन ये गुर्जर जातियों के नाम पर, जो गुर्जर जातियाँ हैं उनके नाम पर यहाँ इसका नाम गुजराती पड़ा है। गुजराती में नरसिंह मेहता इसके प्रसिद्ध रचनाकार हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, गुजराती के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? नरसिंह मेहता। गुजराती लैंग्वेज के प्रसिद्ध रचनाकार हैं नरसिंह मेहता जी। इससे विस्तार से मैं पढ़ा देता, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जितना है मैं बता दे रहा हूँ। गुजराती के प्रसिद्ध कवि हैं नरसिंह मेहता। इसमें के, की और का के लिए इसमें जो वर्ण है प्रयोग होते हैं, के, की तथा का के लिए ने, नी, ना का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। इसमें जो वर्ण है, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों शामिल है। इनमें जो के कहीं आता है कि उसको, उसके या उसकी या उसका आता है, तो इसमें इसके जगह पर ये उसनी, उसनी या उसना, इस तरह से, मतलब के की का की जगह यहाँ के लोग, यहाँ की बोली बोलने वाले लोग ने, नी, ना का उच्चारण करते हैं। इसके जगह हम माटे का भी करते हैं, माटे। तो के की का जो स्वर व्यंजन सहित वर्ण है, इनके जगह पर ये लोग ने, नी, ना, माटे इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जब ये बोलते हैं तो उसके जगह पर ये ने, नी, ना, माटे करके ये लोग बोलते हैं। सर्वनाम के लिए ये लोग आम, अमे, तमे, ते, आम, अमे, तमे, ते, ये सर्वनाम की जगह पे, सर्वनाम जो उनका प्रयोग होता है उसके जगह, इसके जगह पे, ये जगह पर ये लोग आम, अमे, तमे, ते का प्रयोग करते हैं। इसमें 3 लिंग होते हैं। गुजराती में 3 लिंग होते हैं, ठीक है। गुजराती में 3 लिंग होते हैं। गुजराती से बहुत ज़्यादा हमने नहीं तैयार किया है, तो गुजराती को हमने शुरू-शुरू में बता दिया कि किस अपभ्रंश से निकली है, इतना पूछता है। तो आइए गुजराती के बाद हम अगला प्रकरण जब हमने लिया है, वो हमने रखा है मराठी। हम आपको अगला प्रकरण मराठी के बारे में पढ़ाएंगे, मराठी भाषा। इसकी उत्पत्ति हमने शुरू-शुरू में ही बता दिया है। मराठी की जो उत्पत्ति है, यह महाराष्ट्रीय सौरसेनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, सौरसेनी नहीं, सॉरी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति है। किसकी? मराठी भाषा की।
इसका प्रमुख क्षेत्र है महाराष्ट्र का क्षेत्र है। पूरा महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। इसके अलावा छिटपुट और भी राज्यों में बोली जाती है। तो आइए मराठी के बारे में जानते हैं। यह महाराष्ट्र की भाषा कहाँ है? महाराष्ट्र की भाषा है। मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। इसमें आगे हम मराठी के जो जितने लेखक हैं उनके बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनके जिनके बारे में पूछता है। अभी उनकी हम चर्चा कर दे रहे हैं। हाँ? तो मराठी के जो आदि लेखक हैं, आदि कवि हैं, मराठी के आदि कवि, आदि कवि, मराठी के जो आदि कवि हैं वो मुकुंद राय जी हैं। मुकुंद राय मराठी के आदि कवि कौन है? मुकुंद राय हैं। कौन? मराठी के आदि कवि मुकुंद। तो मराठी के आदि कवि कौन है? मुकुंद राय जी। इनका जो समय रहा है, इनका कार्यकाल रहा है 1128 ईस्वी, 1128 ईस्वी के आसपास ये इनका काल रहा है। मराठी के कवि आदि कवि कहे जाते हैं मुकुंद राय। इसके अलावा मराठी भाषा के अन्य जो कवि हैं, जो प्रसिद्ध कवि, कवि तो बहुत होंगे लेकिन प्रसिद्ध हैं, जो प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में लगभग प्रसिद्ध हैं, उनके नाम जान लीजिए। नामदेव, ज्ञानदेव, नामदेव, ज्ञानदेव, नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ तुकाराम, एकनाथ तुकाराम, श्रीधर, ये मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। मराठी भाषा के आदि कवि हैं मुकुंद राय। इनका समय काल 12वीं शताब्दी। और उसके बाद जो प्रसिद्ध हुए हैं नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, संत तुकाराम, श्रीधर। इनको संत तुकाराम के नाम से जानते हैं। तो संत श्रीधर, ये लोग इनके यहाँ के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। मराठी का आधुनिक साहित्य एकदम विकसित साहित्य है, याद रखिएगा, विकसित साहित्य है। आधुनिक, जो मराठी का आधुनिक साहित्य है वो विकसित साहित्य है। इसमें बहुत सारी रचनाएं हुई हैं और हो रही हैं। तो मराठी के जो आधुनिक साहित्य है, विकसित साहित्य, मराठी जो है साहित्यिक दृष्टि से संपन्न भाषा, इसका अर्थ हुआ कि मराठी साहित्यिक दृष्टि से संपन्न भाषा है। मराठी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसकी लिपि कौन है? देवनागरी। मराठी की लिपि है देवनागरी लिपि। मराठी जो भाषा लिखी जाती है किसमें? ये महाराष्ट्र की भाषा है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके आदि कवि हैं मुकुंद राय, 12वीं शताब्दी में हुए। इसमें 2 वचन तथा 3 लिंग होते हैं। मराठी में 2 वचन होते हैं, 2 वचन तथा जो लिंग होते हैं वो 3 लिंग होते हैं। और ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, जितना जरूरत है बता दिए हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें मराठी से संबंधित जितने भी महाकवि रहे हैं उनकी रचनाएं रंजीत से पूछता है। जितने आंदोलन हुए हैं, जो साहित्यिक आंदोलन है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हमने बताया आपको केवल मराठी महाराष्ट्रीय शौरसेनी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से निकली है। और इसकी लिपि है देवनागरी लिपि। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी के आदि कवि हैं मुकुंद राय। इसके अलावा संत तुकाराम, एकनाथ जी, श्रीधर जी, ज्ञानदेव, नामदेव जी आदि इसके
प्रसिद्ध कवि हैं। मराठी का जो साहित्य है, जो आधुनिक साहित्य है, वो विकसित साहित्य है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आधुनिक रचनाएँ बहुत ज़्यादा विपुल मात्रा में हो रही हैं और प्रसिद्ध हो रही हैं, इसलिए इसके अंदर साहित्य को पैदा करने की क्षमता है। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें 2 वचन तथा 3 लिंग होते हैं। 2 लिंग नहीं, क्षमा करिएगा, इसमें 2 वचन तथा 3 लिंग होते हैं। मराठी में 2 वचन तथा 3 लिंग होते हैं। मराठी में जो एक वर्ण होता है इस तरह करके ल का, यह सुरक्षित है और आज भी मराठी में इसका प्रयोग होता है। इस तरह का जो ल वर्ण होता है, ये ल वर्ण है, इसकी आज भी मराठी में सुरक्षित है। तो हमने आपको बताया मराठी, जो कि महाराष्ट्री अपभ्रंश से निकली है। आइए अब आगे हम अगला प्रकरण ले रहे हैं, बांग्ला। इसलिए कर दे रहे हैं चर्चा क्योंकि जब हमने बता दिया नक्शा में, नक्शा के पीछे जो हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में बताया, उसमें जितने अपभ्रंश भ्रंशित भ्रंश जो क्षेत्रीय भ्रंश है, उनसे आधुनिक भाषाओं की उत्पत्ति, उसमें इसकी चर्चा है, इसलिए हमने बता दिया। अब आते हैं बंगला भाषा। ठीक है, बंगला भाषा जानते हैं, बंगाल में बोली जाती है। तो बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया हमने बताया। यह मागधी, यह इससे मागधी भ्रंश से निकली है। मागधी भ्रंश से निकली है। इसकी उत्पत्ति मागधी भ्रंश से या अपभ्रंश से, ठीक है। बांग्ला की उत्पत्ति बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, ये सब मागधी भ्रंश से इनकी उत्पत्ति हुई है। इसके अंतर्गत और भी छोटी छोटी बोलियां हैं जो सीमित क्षेत्रों में सीमित हैं। बंगला साहित्य 14वीं शताब्दी के बाद मिलने लगता है। यह 14वीं सदी के बाद मिलता है। बंगला साहित्य 14वीं सदी के बाद मिलने लगता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने बंगला साहित्य का प्रारंभ, सुनीति कुमार, यह पूछा है, सुनीति कुमार चटर्जी जो भाषा वैज्ञानिक हुए, सुनीति कुमार चटर्जी, इन्होंने बांग्ला साहित्य का आरंभ 950 ईस्वी माना है। तो सुनीति कुमार चटर्जी ने बांग्ला साहित्य का, मतलब इन्होंने बांग्ला साहित्य का आरंभ 950 ईस्वी के आसपास माना है। इसका आधुनिक साहित्य संपन्न साहित्य है। का आधुनिक साहित्य लिख रहा हूं, यह संपन्न साहित्य, ठीक है, संपन्न साहित्य। क्यों संपन्न है? क्योंकि इसमें साहित्य को रचे जाने की क्षमता है। यह साहित्य पैदा करती है। इसमें बहुत सारे साहित्य लिखे गए जो बांग्ला से आपके हिंदी में आए। हिंदी बांग्ला, पहले बांग्ला में ही नॉवेल वगैरह सब लिखे गए, उसका धीरे धीरे हिंदी में भी रूपांतरण होता गया। उसके अलावा और भी हिंदी में लिखे गए। तो इसका साहित्य संपन्न साहित्य, बांग्ला साहित्य का याद रखिएगा। बांग्ला साहित्य संपन्न साहित्य है। बांग्ला साहित्य में तत्सम का बाहुल्य, जो बांग्ला भाषा है यह तत्सम बहुला है। तत्सम बहुला बांग्ला भाषा पूछता है कि बांग्ला भाषा में तत्सम शब्दों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए बांग्ला भाषा क्या है? तत्सम बहुला। बांग्ला भाषा में तत्सम के शब्द यानी कि शुद्ध शब्द जो संस्कृत में थे और आज चल रहे हैं, आज भी उसी रूप में चले, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अपने शुद्ध परिमार्जित या टकसाली रूप में है। तो वही बांग्ला भाषा क्या है?
तत्सम बहुला भाषा कही जाती है। बांग्ला के जो प्रसिद्ध लेखक हैं, हमने आप लोग जानते ही होंगे, राजा राम मोहन राय रहे हैं, बंकिम चटर्जी रहे हैं, टैगोर जी रहे हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी रहे हैं, द्विजेंद्र लाल रहे हैं। ये बांग्ला पर जो कुछ था थोड़ा बहुत हमने बता दिया। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका काल 950 के आसपास रखा है। ये साहित्यिक दृष्टि से संपन्न, इसका साहित्यिक काल चौदहवीं के बाद शुरू होता है। यह मागधी अपभ्रंशी था। तत्सम बहुला भाषा है कौन? बांग्ला भाषा। बांग्ला पर बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा करना, क्योंकि प्रश्न हमारा जो बनेगा उससे कुछ रचनाएं हैं जो ट्रांसफर हैं हिंदी में, वो पूछता है। उसके बारे में हम पढ़ाएंगे आपको विस्तार से। जो साहित्य का इतिहास पढ़ाएं, चाहे प्राचीन, चाहे मध्य, चाहे आधुनिक साहित्य में कहीं न कहीं पड़ेगा। अगला टॉपिक है असमिया। असमिया आसाम की भाषा। असमिया दक्षिणी असम लखीमपुर से गोलपाड़ा तक बोली जाती है। यह दक्षिणी असम, यह जो उसका बोलने का जो क्षेत्र है, दक्षिणी असम लखीमपुर से गोलपाड़ा तक। यह लखीमपुर से गोलपाड़ा तक बोली जाती है। असमिया भाषा यह दक्षिणी असम लखीमपुर, ये लखीमपुर लिखा है, लखीमपुर से गोलपाड़ा तक दक्षिणी ये असमिया भाषा बोली जाती है। 13वीं शताब्दी से इसका साहित्य मिलने लगता है। असमिया का साहित्य 13वीं सदी से मिलता है, सदी से प्रारंभ साहित्य, ठीक है। तो असमिया साहित्य 13वीं सदी से मिलने लगता है। 13वीं सदी के बाद इसका साहित्य जो भी खोजें हुई हैं उसमें मिलने लगता है। हेम सरस्वती असमिया के प्रथम कवि हैं। तो असमिया के प्रथम कवि कौन है? असमिया प्रथम कवि कौन है? असमिया के प्रथम कवि हैं कौन? हेम सरस्वती। हेम सरस्वती असमिया के प्रथम, ये प्रथम लिखा है। असमिया भाषा के प्रथम कवि है हेम सरस्वती। यह प्रश्न बना है, असमिया भाषा के प्रथम कवि कौन है? तो असमिया ही लग रहा है, बहुत छोटी छोटी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वास्तव में अगर पूछ देगा कहीं ना कहीं तो मैटर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत देख लीजिएगा इसको। असमिया के जो प्रथम कवि हैं वो हेम सरस्वती हैं। असमिया की अपनी असमी लिपि है। इसकी लिपि का विकास ब्राह्मी से ही हुआ है। इसकी लिपि कौन है? असमिया की लिपि है असमी। ये असमी ब्राह्मी से बनी है, ठीक है। ब्राह्मी से ही, ब्राह्मी लिपि से ही, ब्राह्मी से ही आपका देवनागरी बनी है। उसी तरह से असमिया की जो लिपि असमी है, वो उसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनता है कि असमिया जो भाषा, असमी भाषा है, इसकी लिपि कौन है? असमी। इस असमी की उत्पत्ति किस लिपि से हुई? तो ब्राह्मी लिपि से हुई है। इसके प्रथम कवि हेम सरस्वती हैं। असमिया भाषा के प्रथम कवि हेम सरस्वती हैं। इसकी अपनी लिपि स्वयं असमिया की असमी लिपि है। इसके विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। असमिया लिपि बांग्ला से मिलती है। जो असमिया असमी है, ये है बांग्ला, बांग्ला लिपि से मिलती है, ठीक है, मिलती है। असमिया लिपि जो असमी है वो ब्राह्मी से उत्पत्ति है, यह बांग्ला लिपि से मिलती है। असमिया लिपि का जो मिलन होता है, जो उसमें समानता थोड़ी है जो है असमिया में, वो बांग्ला है।
असमिया की मुख्य बोली कौन है? बिशुनपुरिया। पूछता है इसकी मुख्य बोली कौन है? असमिया की मुख्य बोली है बिशुनपुरिया। बिशुनपुरिया। तो असमी भाषा जो असमिया है, असमिया की प्रमुख जो मुख्य बोली है वो है बिशुनपुरिया बोली है। ये हो गया असमिया। अब आगे आइए, हम आपको बता गए हैं, लिखना हो तो लिख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं। असमिया 13वीं शताब्दी से असमिया का साहित्य प्रारंभ हो जाता है। दक्षिणी असम लखीमपुर से गोलपाड़ा तक यह बोली जाती है। असमिया के प्रथम कवि हैं हेम सरस्वती। असमिया की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से इसकी उत्पत्ति असमी लिपि है। असमी का समान जो है बांग्ला के समान लिपि है, बांग्ला से मिलती है। असमी लिपि की जो असमिया भाषा है उसकी प्रमुख बोली है बिशुनपुरिया। तो ये हो गया असमिया। अब आगे आइए, हम आपको उड़िया भाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें, जिसे जितनी जरूरत है उतना जान लीजिए। उड़िया भाषा यानी कि उड़िया बोली या उड़िया भाषा। आइए उड़िया, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, उड़िया उड़ीसा यानी उत्कल, उड़ीसा का क्षेत्र, यह उड़ीसा में बोली जाती है। यह ओड धातु से बनी है। उड़ीसा, उड़िया जो ओड धातु से बनी है। उड़िया ओड धातु से बनी है। ठीक है, उड़िया का जो धातु मूल है वो ओड धातु से बनी है। ओड का अर्थ होता है खेती करना। इसका अर्थ होता है, अर्थ है खेती करना, कृषि करना, कृषि कार्य ही ओड कहे जाते हैं। ओड से ही यानी कृषि कार्य से उड़िया बना है। तो असमिया का उड़िया का जो अर्थ होता है वो खेती करना यानी खेती करने वाला। ठीक, तो ओड का अर्थ होता है खेती करना। और यहाँ आडू, आडू माने किसान, इन्हीं से मिलके बना है उड़िया। तो उड़िया में ओड धातु से बना है उड़िया। ओड धातु का जो अर्थ होता है, ओड का अर्थ होता है कृषि करना या खेती करना। यहाँ के किसानों को आडू कहा जाता है। इसी से आडू से ही जो किसान है, किसान खेती करने वाला, उसी से इसका नाम है, किसका नाम उड़िया पड़ा है। इसका प्राचीन नाम है उत्कल तथा कलिंग। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल प्लस कलिंग। तो उड़िया कहाँ की है? उत्कल की भाषा है। वो पूछ सकता है इस तरह से कि उत्कल की भाषा कौन है, तो आप घबरा जाएंगे। तो ध्यान रखिए, उत्कल उड़िया उड़ीसा को ही कहा गया। ठीक है, उत्कल तथा इसका मतलब नहीं उड़ीसा का, उड़ीसा का अर्थ है, उड़ीसा का पूरा प्राचीन नाम क्या है? उत्कल है और कलिंग है, दोनों नाम है। तो पूछ देगा उत्कल का कौन सी बोली है या भाषा है, तो उड़िया है, या कलिंग की कौन सी है? उड़िया। ठीक है, तो उड़ीसा उड़ीसा को उत्कल या कलिंग करके फंसा, अगर जानते रहेंगे तो नहीं फंसेंगे। तो इसका प्राचीन नाम उत्कल और कलिंग है। उड़िया कहाँ कहाँ बोली जाती है? मेदिनीपुर में बोली जाती है, ककिल में बोली जाती है, उद्यान खंड में तरला, इच्छापुर, सिंहभूम, सरसुआ में बोली जाती है, कांकेर में बोली जाती है, बस्तर तक ये बोली जाती है। उड़िया के बाद आइए नेपाली। ठीक है, अब आइए आपको नेपाली के बारे में। नेपाली बोली या नेपाली भाषा जो नेपाल की भाषा है, नेपाली के कारण ही जो 17 बोलियां हैं नेपाली को अगर जोड़ दिया जाता है तो 18 बोली हो जाती है। इसकी उत्पत्ति, नेपाली की उत्पत्ति पूर्वी पहाड़ी भ्रंश, यह पूर्वी पहाड़ी भ्रंश
या खस या दर्द भ्रंश से हुआ। ठीक है, खस या दर्द भ्रंश से नेपाली की उत्पत्ति हुई है। नेपाली पूर्वी पहाड़ी भ्रंश से उत्पत्ति हुई है। नेपाली नेपाल की भाषा है। नेपाली उच्चारण में अनुनासिकता अधिक है। इसके उच्चारण में अनुनासिकता ज्यादा मिलती है। नाक और मुंह दो से ज्यादा वो इसको बोला जाता है, इसलिए यह अनुनासिकता इसमें ज्यादा है। इसकी प्रमुख दो उपबोलियां हैं, थरुहारी और डोटाल। इसकी दो उपबोली हैं। पहला थरुहारू और डोटाल। थरुहारू और डोटाल। नेपाली की प्रमुख उपबोली है कौन? दो बोलियां हैं जो शामिल किया गया है। कई बहुत हैं, लेकिन जो प्रमुख उपबोली है नेपाली की, यह थरुहारी या डोटाल। थरुहारी एक है तथा दूसरी है डोटाल। ये हमने जो छोटी छोटी जानकारी थी हमने भाषाओं के बारे में आपको दे दिया। अब आगे हम आपको आज भाषा हम समाप्त कर दे रहे हैं। भाषा जो बोली है, भाषा संबंधित भाषा की जो उपबोलियां हैं और क्षेत्रीय बोलियां हैं, इन बोलियों को समाप्त कर रहे हैं। अब हम आपको अगली वीडियो में हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा उसका वर्गीकरण करेंगे। अगली वीडियो हमारी होगी कौन सी? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण। अभी तक हमने प्राचीन और मध्य कर दिया है, अब हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।